नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। पिछले 4 दिनों से दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है। आज भी हंगामा होने के आसार है। सुबह 11 बजे से दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी। आज 5वां दिन है। दोनों सदनों की कार्यवाही 4 दिन तक हमने देखा हंगामा हुआ। हंगामे के चलते स्थगित करनी पड़ी है कार्यवाही, और ऐसे में आज फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज फिर से शुरू होगी। आज 5वां दिन है मानसून सत्र का, लेकिन आज किस रणनीति के साथ विपक्ष उतरता है ये देखना होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने लोकनायक के योगदानों को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि जेपी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उनकी ये प्रतिमा हम सबको उनके आदर्शों से प्रेरित करेगी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असुरन चौराहे पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर के समीप मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर दिन की शुरुआत की। सीएम योगी ने जयप्रकाश नारायण के योगदानों को याद किया। कांग्रेस के तानाशाही के कारण एक बार लगा था कि यह भारत का लोकतंत्र दम तोड़ देगा। उसे पुनर्जीवित करके एक नया जीवन देने वाले महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की इस प्रतिमा के सुंदरीकरण के कार्यक्रम के साथ आज हम सबको जुड़ने का अवसर यहां प्राप्त हुआ है। मुझे याद है जब यहाँ पे लोकनायक की यह प्रतिमा स्थापित की गई थी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य और प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार जी ने उस समय इस कार्यक्रम में अग्रिम भूमिका का निर्वहन किया था। आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी और परिवार के सदस्य इस कार्यक्रम के साथ यहां पे जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी श्री जयप्रकाश नारायण जी जीवन पर्यंत भारत और भारतीयता के लिए, उन जीवन मूल्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया था। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण गोरखपुर के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा। सीएम योगी ने कहा कि जेपी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और उनकी ये प्रतिमा युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरित करेगी। इस स्मृति को जीवंत बनाने के लिए इस चौराहे का चौड़ीकरण के दौरान जब मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की बात आई, तो उन्होंने उसे बेहतरीन सुंदरीकरण के एक केंद्र के रूप में आज यहाँ पे बदला है। यह अन्य केंद्रों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। आज के इस अवसर पर सदैव लोकनायक जयप्रकाश जी के इस चरणों में नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी संस्थाओं को हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वर्गीय डॉक्टर अशोक कुमार जी को भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने जयप्रकाश जी की इस प्रतिमा को यहां पर स्थापित करने के इस अभियान की अगुवाई आज से 1 दशक पूर्व की थी। आज उनकी आत्मा भी
इस नए सुंदरीकरण के कार्यक्रम के बाद प्रफुल्लित हो रही होगी। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सर्किट हाउस में एक बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। साथ ही सीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा रिपोर्ट भी ली। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य की विकास योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सख्त निर्देश भी दिए। वहीं गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाया। इस दरबार में भारी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। गोरखपुर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण और विकास परियोजनाओं की सौगात ने प्रगति का अनुपम मेल पेश किया है। सीएम योगी का ये कदम गोरखपुर को पूर्वांचल का और मजबूत विकास हब बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा के लोकार्पण के बाद सीएम योगी ने गोरखपुर में की 26वीं वाकिनी पीएससी के जवानों के लिए नवनिर्मित बैरक टावर का लोकार्पण किया। ये कदम गोरखपुर को सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26वीं वाहिनी पीएससी के लिए नवनिर्मित बैरक टावर का लोकार्पण किया। इस अत्याधुनिक बैरक टावर में भूतल पर डाइनिंग हॉल, लॉबी, किचन, बरामदा, टॉयलेट और 2 लिफ्ट की सुविधा है, जो पीएससी जवानों को बेहतर काम का वातावरण देगा। सेना बाह्य सुरक्षा का दायित्व निभाती है। आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिविल पुलिस की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम सिविल पुलिस की बात करते हैं तो देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश लगातार पुलिस बल में सिविल पुलिस की कमी की चुनौतियों से जूझ रहा था। आज से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शांति की कल्पना कोई कर भी नहीं सकता था। एक सपना था। कारण था तब उत्तर प्रदेश पुलिस बल में लाखों की संख्या में पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे, लेकिन नियत का भाव, सही नियत न होने के नाते तत्कालीन सरकारें पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रही थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। तत्कालीन सरकारें पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रही थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। जब भी वे पुलिस की भर्ती निकालते थे, कुछ न कुछ ऐसी खामी छोड़ते थे जो बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे, और बाद में न्यायालय उसमें रोक लगाती थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्ष में 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। 2,16,000 पुलिस कार्मिकों की सफलतापूर्वक भर्ती करने के साथ ही अभी हाल ही में 60,244 देश ही नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती है, और सबसे बड़ी भर्ती की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने किसी भी व्यक्ति को सिफारिश की नौबत नहीं आई पड़ी। किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर
भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं थी, और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो सख्ती के साथ उससे निपटने का काम सरकार ने किया। परिणाम था कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों ने एक साथ 60,244 को मिलाकर के 2,16,000 पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया पिछले 8 वर्षों में संपन्न करके देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस कार्यक्रम में गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कैंटीन का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीएम योगी ने पिछली सरकार में पुलिस की दयनीय स्थिति थी। अब से 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग की क्षमता केवल 3,000 थी, और आज ये 60,200 पुलिस कार्मिक नौप्रशिक्षु एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के ही प्रशिक्षण केंद्रों में, पीएसी वाहिनियों में प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। यानी हमने इसकी क्षमता को कितना अधिक बढ़ाया है, यह अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि 3,000 से बढ़कर के हम आज 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को एक साथ संपन्न कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना था, 2 ही महीने हुए थे, मैं अचानक एक दिन लखनऊ पुलिस लाइन के बैरक का निरीक्षण करने के लिए गया। अचानक जब मैंने वहां बैरक का निरीक्षण किया तो मैं भौचक था। टूटे हुए खपड़ेल के नीचे पुलिस के जवान जैसे तैसे वहां पे रह रहे थे। गोरखपुर में 26वीं वाहिनी पीएसी के बैरक टावर का लोकार्पण शहर को नई दिशा दे रही है। गोरखपुर की उपलब्धियां पूर्वांचल का प्रमुख विकास हब बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक मस्जिद में सांसदों के साथ तस्वीर ने सियासी तूफान खड़ा कर दी है। संसद के मानसून सत्र के दौरान संसद भवन के पास वाली मस्जिद में अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल यादव समेत कई सपा सांसदों की मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े हो रखे गए। बीजेपी और साधु संतों ने इसे मस्जिद का दुरुपयोग बताकर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जबकि सपा ने इसे आस्था से बताया है। आइए इस सियासी बवाल की पूरी कहानी जानते हैं। दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 22 जुलाई की एक तस्वीर ने सियासी घमासान मचा दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव और संभल जिले के सांसद जियाउर रहमान समेत अन्य सपा नेताओं के साथ संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में गए। इस मस्जिद के इमाम सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के बुलावे पर यह दौरा हुआ, लेकिन सपा सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में अखिलेश और अन्य सांसद मस्जिद के अंदर बैठे नजर आए, जैसे बीजेपी ने इसे सियासी बैठक करार दिया। इस कड़ी में मौलाना शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया कि अखिलेश ने मस्जिद को सपा का अघोषित कार्यालय बना दिया और कहा मस्जिद अल्लाह का घर है, नमाज और इबादत की जगह है। अखिलेश ने इसे सपा का कार्यालय बनाकर मुस्लिम भावनाओं का अपमान किया है। समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी के नेताओं को बिठा करके जो मीटिंग की है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। और मस्जिद तो खुदा का घर है, उसमें सियासी बात, दुनिया की बात नहीं की जा सकती और चे जाए कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी की मीटिंग करना, उनको इस पर जो है वो शर्मसार होना चाहिए, पूरी कौम से माफ़ी मांगना चाहिए और तौबा करना चाहिए, भविष्य के लिए यकीन दहानी कराना चाहिए कि हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। वरना आज समाजवादी पार्टी की मीटिंग मस्जिद में हुई है, कल बीजेपी के लोग दावा करेंगे कि हमारी मीटिंग भी मस्जिद के अंदर होना चाहिए, फिर परसों कांग्रेस के लोग कहेंगे, तो गोया कि मस्जिद सियासत का अखाड़ा बन जाएगी।
और मस्जिद जो है वो खुदा का दरबार है, वो सियासत का अखाड़ा नहीं है। मस्जिद इबादत की जगह है और कम से कम मस्जिद की वो जगह जहां इबादत होती है, जहां इमाम खुतबा देता है और सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है, ऐसी जगह को दुनियावी बातों के लिए नहीं है। यहां तक कि हम लोगों के लिए ये आया है कि मस्जिद में बैठकर बातें ना करें। मस्जिद में सोने तक को मना किया गया है, लेकिन इमाम का अपना कमरा होता है, वहां इमाम सोते भी हैं, खाते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं। इमाम साहब को चाहिए ये था कि वो अपने कमरे में बुलाते, लेकिन हो सकता है कि इमाम साहब सफाई पसंद ना हो, उनका कमरा गंदा पड़ा हो, वहां अपने मेहमानों को लेके जाते तो उनकी कलाई खुल जाती। खामखा में इमाम साहब ने मस्जिद को सियासत का अखाड़ा बना दिया। मुझे अफसोस है इस बात के ऊपर। इस विवाद ने धार्मिक और सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। देश भर के साधु संतों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। निमोहरी अखाड़े के महंत सीताराम दास महाराज ने कहा कि मस्जिद नमाज और इबादत के लिए है, न कि सियासी बैठकों के लिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अखिलेश मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक कर रहे हैं तो हिंदुओं को क्यों नहीं शामिल किया गया? इन गुप्त बैठकों का उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी इसे मुस्लिम भावनाओं के खिलाफ बताते हुए अखिलेश से माफी की मांग की है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने डिम्पल यादव के पहनावे पर भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को नमाजवादी करार देते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों का सियासी इस्तेमाल असंवैधानिक है। डिप्टी सीएम ने सपा के चरित्र को हिंदू विरोधी बताया। अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव है। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का यह चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा होगी। बीजेपी धर्म को हथियार नहीं बनाती है। बीजेपी जो सही बात होती है उसे कहती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण, यह देश के करोड़ों लोगों की भावना थी, वह हो गया और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। सावन की शिवरात्रि पर जहां भगवान शिव के जयकारे गूंज रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव की मस्जिद वाली तस्वीर ने सियासी और धार्मिक हलकों में बवाल मचा दिया है। साधु संतों और धर्म गुरुओं की नाराजगी के बीच सवाल उठ रहा है कि सपा की ऐसी क्या मजबूरी थी जो मस्जिद को ही मीटिंग रूम बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। लखनऊ के अकबर नगर और मथुरा में पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ों में शातिर बदमाशों को धर दबोचा, जबकि बिजली तार चोरी करने वाले एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। देखिए। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। इसी कड़ी में लखनऊ के अकबर नगर के सौमित्र वन के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाशों का गैंग भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था।
मुठभेड़ के दौरान 3 अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। डीसीपी ने बताया कि लखनऊ के कई थानों में चोरी और लूट की 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। उसके कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस और चोरी का सामान भी बरामद हुआ। पुलिस ने फरार बदमाशों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर दी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इंदिरा नगर बीच के पास महानगर क्षेत्र में एक पॉकेट मारी हुई थी, जिसमें 47,000 रुपए लगभग निकल गए थे। सूचना दिए जाने पे महानगर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा दर्ज करके इसमें तलाश की गई। डीसीपी सर के स्तर से इसमें 3 टीमें गठित की गईं। सर्विलांस आदि के माध्यम से लगातार चेकिंग की जा रही थी। आज भी जब पुलिस गश्त पे और चेकिंग पर थी नाइट में, तो 2 मोटरसाइकिल पे लोग आते दिखाई दिए और पुलिस ने चेकिंग के लिए आगे बढ़े तो वो उसमें से एक भागने का प्रयास किया, दोनों भागने का प्रयास किया, जिसमें से एक को जब उसने फायरिंग किया तो पुलिस ने अपनी जान बचाने की नियत से उस पर फायरिंग किया तो उसको पैर में गोली लगी, घायल हो गया और मोटरसाइकिल गिर गई। उसके साथ एक और था जो तो भाग निकला अंधेरे का फायदा उठाकर, और दूसरी मोटरसाइकिल भी अंधेरे का फायदा उठाकर निकल गई, लेकिन एक घायल अवस्था में मिला। जिससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम कुलदीप उर्फ ढेला बताया, फर्रुखाबाद का रहने वाला बताया। दूसरी ओर मथुरा में पुलिस ने फरहेद थाना क्षेत्र के चुरूरा गांव के पास मुठभेड़ में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों पर मथुरा और आगरा में लूट और डकैती के कई मामले दर्ज है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीओ के मुताबिक ये बदमाश एक बड़े अपराध की योजना बना रहे थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 तमंचे, 4 कारतूस और एक बाइक बरामद की। मुखबिर के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ दिनों पहले थाना फरा एवं थाना बलदेव में बिजली के तार चोरी करने वाले अभियुक्त आज चुरमुरा पुल के पास चोरी किए हुए माल को लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस सूचना पर थाना फरा, बलदेव एवं एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बताए हुए स्थान की घेराबंदी की। खुद को पुलिस से घिरता हुआ देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी। गोली लगे हुए बदमाशों के नाम पिंटू एवं भोला हैं एवं 2 अन्य व्यक्ति भी मौके से गिरफ्तार हुए, जिनके नाम हरि सिंह एवं नमन अग्रवाल हैं। मौके से एक पिकअप गाड़ी, चोरी किए हुए तार जिसका वजन लगभग 3 क्विंटल है, 3 लाख रुपए कैश, तार काटने के उपकरण एवं 2 तमंचे, कुछ खोखा कारतूस एवं कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बहरहाल यूपी पुलिस की ये कार्रवाई अपराध पर लगाम कसने का मजबूत संदेश दे रही है। लखनऊ के अकबर नगर में एक बदमाश की गिरफ्तारी, मथुरा में 4 शातिर अपराधियों का पकड़ा जाना और बिजली तार चोरी के गैंग का भंडाफोड़ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को बताता है। लेकिन फरार बदमाशों की तलाश और अपराध की जड़ तक पहुंचने की चुनौती अभी बाकी है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।